Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हमारा ये थर्ड ऐसे का डिस्कशन है जिसमें हम यूपीएससी मेंस 2016 का एक ऐसे लेंगे। हम देखेंगे कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट ऐसे में जलवायु परिवर्तन से संबंधित 2018 का एक ऐसे का डिस्कशन किया था। सेकंड जो ऐसे था उसमें एक जो मानवीय की विषय था उससे संबंधित हमने ऐसे देखा था जिसमें थोड़ा फिलोसॉफिकल पूरा ऐसे लिखा हुआ था कि कैसे आधुनिक जीवन में जो रूढ़िगत नैतिकता है वो कैसे प्रॉब्लमेटिक है। तो उसके ऊपर सेकंड हमने निबंध लिखा था। आज हमारा ये थर्ड ऐसे है, तो इससे हम देखेंगे कि ऐसे कैसे लिखा जाना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं कि यूपीएससी में जब ऐसे आता है पेपर में तो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ रहता है। ये डायरेक्टली यूपीएससी का पेपर है। समय 3 घंटे, अधिकतम 250 अंक का ऐसे आता है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रवेश पत्र में प्राकृतिक माध्यम में ही ऐसे लिखना आवश्यक है। मीन्स जो आपने प्रवेश पत्र में जो लिखा है या फॉर्म भरते समय आपने लिखा था कि जीएस किस लैंग्वेज में देंगे, उसी में आपको ऐसे लिखना है। इस माध्यम में स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य प्रश्न पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। अभी देखेंगे कहां पर। प्राकृतिक माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों का अंक नहीं दिया जाएगा। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट किए गए शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए और प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली गए कोई पृष्ठ या पूर्ण को काट देना चाहिए। मीन्स जो भाग आपने खाली छोड़ दिया है, जो पेज, उसको क्या कर देना है, काट देना। टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 250। तो आगे हम देखते हैं, इसमें सेक्शन 2 आते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है उसमें 4 निबंध रहते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। जो सेक्शन बी रहता है उसमें भी 4 ऐसे रहते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इनमें से सेक्शन ए में से ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए में से पसंद आ गए 2 तो 2 को लिख दिया, ऐसा नहीं है। हर सेक्शन में से एक एक निबंध लिखना है। आप चारों में से कोई भी एक निबंध लिख सकते हो और इसके लिए मार्क्स रहेंगे 125 मार्क्स। अगेन जो सेक्शन बी है उसमें भी 4 निबंध रहेंगे, उसमें से एक निबंध आपको सेलेक्ट करना है और उसे लिखना है 125 मार्क्स के लिए, और दोनों को मिलाकर हमारा टोटल मार्क्स हो जाता है 250। आउट ऑफ 250 कितना मार्क्स हमें आता है ये डिपेंड करता है कि हमारा राइटिंग स्किल कैसा है, हमको ऐसे के बारे में कितना आता है। मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर, मैंने सेक्शन बी का एक ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर जिसकी हम डिस्कशन करेंगे, साइबर स्पेस। और जो नेक्स्ट कभी क्लास जब हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा तो इसमें से कोई एक ऐसे वहां से लेंगे। तो यहां पर मेरा एक ऐसे लिखा हुआ है, यहां इससे संबंधित टॉपिक बिल्कुल सेम नहीं है बट इससे आसपास टॉपिक पूरा है जो दृष्टि में पूछा था। तो यहां से हम ये वाला टॉपिक लेंगे, साइबर स्पेस एंड इंटरनेट, दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए वरदान या अभिशाप। साइबर स्पेस एंड इंटरनेट, ब्लेसिंग ओ कर्स टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द लॉन्ग रन। तो यहां पर ये हमें देखना है। अब हम चलते हैं दृष्टि प्रहलाद नारायण शर्मा, जिसके साथ आप पढ़ते हो PN शर्मा, स्टडी विद PN शर्मा, तो वो मैं ही हूं। इसमें प्रहलाद नारायण शर्मा, ये रोल नंबर और ये माध्यम यहां के लिए बोल रहा था, वहां की जो माध्यम है वहां पर आप उसको लिखे। तो यहां पर ये मेरे सिग्नेचर, यहां पर मैंने दिया था फरवरी 2019, 3 फरवरी को, और 7 फरवरी को 2019 को मुझे वापस से रिटर्न मिल गया था। अब हम देखते हैं कि मैंने 2 ऐसे लिखे थे, आउट ऑफ 250 मुझे मिले थे 119। एक ऐसे में मुझे 60 प्लस एक ऐसे में मुझे 59। जो हम ऐसे देखेंगे उसमें देखेंगे मुझे कितने मिले हैं और क्या कमी थी। क्या हम इस ऐसे में +10 एंड +15 मार्क्स और बढ़ा सकते थे क्या, वो भी हम देखेंगे कि कैसे बढ़ा सकते थे। क्या कमियां इस ऐसे में रह गई थी जो आपको नहीं करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखो, सेक्शन ए था, वहां पर सेक्शन बी था, लेकिन दृष्टि में सेक्शन ए में डाला गया था। अब यहां पर क्या है, साइबर अपराध एक जटिल समस्या। तो जो ऐसे यूपीएससी ने पूछा था उसके आसपास ही कहीं ये ऐसे पूछा हुआ है। तो हम साइबर अपराध या साइबर सुरक्षा लगभग सेम है, तो इसके बारे में हम लगभग वहीं पे, जटिल समस्या ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
तो ऐसे नहीं सोचना है कि ये निबंध तो पूरा यूपीएससी से लगे, ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स। हम उस निबंध में भी यही सभी एस्पेक्ट्स क्या करते, फॉलो करते जो इस निबंध में हम कर रहे हैं, क्योंकि निबंध में केवल आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आसपास क्या लिखना है ये डिपेंड आप पर करता है। तो आपको बस टॉपिक लगभग क्या है, समान। तो हम स्टार्ट करते हैं। साइबर अपराध एक समस्या, जबकि यहां पर ऐसे में क्या पूछा था, यहां पर पूछा हुआ है साइबर स्पेस एंड इंटरनेट। तो ये दोनों क्या है, साइबर, एंड दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए वरदान या अभिशाप। तो यहां पर क्या है, समस्या। तो वहां पर बस जस्ट थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, यूपीएससी भी आने वाले टाइम में ऐसे ट्विस्ट करता है, जटिल समस्या। तो अभिशाप या लाभ सेम वही हो गया आंसर। अब देखते हैं साइबर अपराध एक जटिल समस्या। तो मैंने कैसे स्टार्टिंग की, हमको जब भी निबंध करना है तो उसमें पहले हमारे पास इंट्रो होना चाहिए, फिर उसमें बॉडी होती है और लास्ट में जाकर कंक्लूजन। इंट्रो में हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों ये जटिल समस्या है उसके बारे में बताएंगे। फिर जो मिडिल है उसमें जटिल समस्या के एग्जाम्पल्स देंगे, इस जटिल जटिल समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है, और कंक्लूजन उसमें आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ये ऐसा करके आप निबंध को लिख सकते हो। लेकिन निबंध स्टार्ट करने से पहले मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमेशा जब भी हम निबंध स्टार्ट करें तो उसके लिए हम कम से कम 15 से 20 मिनट हम किसी भी ऐसे को सोचने में लगाएंगे। उसके लिए जैसे ही हमको ऐसे मिलेगा तो पहले हम टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद हम उसके ब्रेक करेंगे, टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में ब्रेक करेंगे, और हम उसके एक आउटलाइन बनाएंगे कि हम इस ऐसे को कैसे लिखेंगे। और आउटलाइन बनाने के बाद उसमें ये देखेंगे कि इन टॉपिक्स में मैं सब टॉपिक्स क्या क्या बनाऊंगा, क्या क्या लिखूंगा। तो एक बार जब पहले ही आप बना लोगे तो उससे भटकाव आपका क्या हो जाएगा, कम। जैसे साइबर क्राइम में मैंने क्या बताया, मैं क्या किस आधार पर मैंने लगभग यहां 10 से 15 मिनट खर्च किए सोचने के लिए। तो यहां पर मैंने सोचा कि क्या साइबर क्राइम क्या है, ये लिए अपन लिखेंगे। फिर साइबर क्राइम जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है किसी देश के लिए, फिर इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, प्रॉब्लम्स कहां है, कैम्ब्रिज एनालिटिका, विश्व वोटिंग में, आतंकवाद, बैंक, रेलवे, उग्रवाद, अलगाववाद, प्रतिष्ठा को कम करना किसी को, और ट्रोलिंग। ये सभी क्या है, प्रॉब्लम्स है इंटरनेट के कारण। और सॉल्यूशन क्या है, इसमें बीएन श्री कृष्णा कमेटी की एक रिपोर्ट, तो यहां से आ गया। और सुझाव क्या क्या होंगे ये मैंने ये बांट दिया 5 टॉपिक में। एक क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ये सॉल्यूशन क्या है, और सुझाव आगे के। तो ये एक सब टॉपिक्स में आप लगभग 10 से 15 मिनट यहां पर खर्च करोगे। उसके बाद जब आपके पास आउटलाइन आ जाती है तो आप ऐसे को आराम से लिख सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे हमको ऐसे स्टार्ट करना है। अब हम देखते हैं कैसे हमने स्टार्ट किया है। यहां मैंने लिखना स्टार्ट किया कि वर्तमान समय में विज्ञान ने तेजी से वृद्धि की है। आज के विश्व में सभी के पास लगभग मोबाइल फोन्स की उपलब्धता है। लोग आपस में इंटरनेट से जुड़े हैं, सभी लोग डिजिटल माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। आज सभी सेवाओं जैसे बैंक, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ऐसी अनगिनत सेवाएं डिजिटल माध्यम से सुलभता से लोगों तक पहुंच रही है तथा उनका दायरा पहले की अपेक्षा बढ़ा है। आज का युग आज का युग हम यदि डिजिटल युग कहें तो गलत नहीं होगा। मीन्स आपने इंपॉर्टेंस बता रहे हो, पहले एक बैकग्राउंड बना रहे हो कि डिजिटल क्या है। इन मैडम जिन्होंने भी चेक किया हो, जनरली मैडम ये राइटिंग मैडम की है और मैडम का ही सिग्नेचर था, जिन्होंने चेक किया है उन्होंने लिखा है कि मोबाइल फोन मैंने इंग्लिश में लिख दिया था, तो इन्होंने लिखा है इन शब्दों को हिंदी में ही लिखे। तो कोशिश करना आप ऐसे शब्दों को, मोबाइल फोन को आप हिंदी में ही लिखो, मोबाइल फोन, तो अच्छा रहेगा। हम आगे भी देखेंगे कि कोई ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हो जिनको लिख दें तो को चलता है निबंध में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है निबंध की, अगर मैंने वैसे यूज किए हैं तो। अब यहां पर इन्होंने लिखा है कि भूमिका की शुरुआत क्या है, अच्छी का। मिस इंट्रोडक्शन आपका अच्छा है, आगे देखते हैं। इस डिजिटल युग में सभी सेवाओं की सुलभता आसानी के साथ एक महत्वपूर्ण समस्या साइबर अपराध के रूप में सामने आ रही है। चलो, सुलभता तो है, आसानी भी है, लेकिन साइबर अपराध आ गया तो एग्जामिनर के दिमाग में मैं ला रहा हूं धीरे धीरे कि भैया सुलभता तो है, मजेदार चीजें हैं ये, लेकिन साइबर अपराध आ गया जिसमें आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिसमें कोई व्यक्ति, संस्था, देश स्वयं के हित के लिए डिजिटल माध्यम द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति, संस्था अथवा देश को हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है। यहां पर देश भी हानि पहुंचा सकता है। आपने आज ही का न्यूज़पेपर पढ़ा हो, मींस 21 मई 2020 का आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा हो, तो वहां पर जो वर्ल्ड की जो न्यूज आती है उसमें आपने आज ही देखा होगा कि ईरान
एंड इजराइल, इनमें साइबर वार छिड़ा हुआ है। इजराइल ने कई जो साइट्स है ईरान की, उनको क्या कर दिया, हैक कर दिया है। तो ये क्या है, साइबर वार, साइबर सिक्योरिटी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है हर दिन कि क्या मैं लिख सकता हूं। वर्तमान समय में सभी देशों में यह एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर के सामने आए हैं। इसके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आंकड़े का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे ब्लैकमेलिंग किया जा सकता है, अथवा उसकी कोई गुप्त सूचना को बाहर कर सभी के सामने उसे बदनाम किया जा सकता है। मान लीजिए किसी का अफेयर था किसी के साथ। अब अफेयर में क्या हुआ कि मान लीजिए गलती से अफेयर में ऐसा भी हो सकता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, अभी उनकी शादी नहीं हो और बच्चा हो गया हो, जैसे एनडी तिवारी के साथ हुआ था। तो रोहित शेखर जो उनका बेटा था, बाद में जाकर डीएनए टेस्ट से पता लगा, लेकिन अगर हो सकता था कि उसकी पहले से रिपोर्ट निकल जाती, पब्लिक में आ जाती, तो कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि बदनामी हो सकती है। अगर किसी में एचआईवी की डिजीज है, मान लीजिए उसका डाटा लीक हो गया, तो उसके लिए वो बदनामी हो सकती है, उसको नीचा दिखाया जा सकता है समाज में। तो डिजिटल जो आंकड़े हैं या फिर आपकी हेल्थ के आंकड़े, आपके बैंक अकाउंट्स, इन सभी के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर अपराध के कई रूप हैं, जिसमें एक व्यक्ति पर डिजिटल माध्यम जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के द्वारा ट्रोलिंग की जाती है, उसे सभी के द्वारा नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। एग्जाम्पल, हाल ही का एग्जाम्पल दे सकते हो, यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक, और यहां क्या चल रहा है, अभी ट्रोलिंग चल रही है आपस में। तो दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। तो ईरान एंड जस्ट आज ही की न्यूज है, ईरान एंड इजराइल के बीच में साइबर वार, टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब, इसके बीच में ये भी अभी प्रॉब्लम चल रही है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल जब तक नहीं लिखोगे तब तक आपका निबंध में क्रिस्पीनेस, निबंध आपका इफेक्टिव नहीं होगा। उससे सभी के द्वारा नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। साइबर अपराध में कई बार लोग किसी को की बोलने की, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता पर हमला करते हैं। मीन्स आर्टिकल लिख दो यहां पर, आर्टिकल जो कि, अब यहां मुझे क्या जोड़ना चाहिए था, हाँ मैंने जोड़ दिया, दैट्स वेरी गुड। जबकि यह स्वतंत्रता हमारे संविधान में अनुच्छेद 19(1)(a), यहां पर पूरा अगर लिख देते 19(1)(a) के अंतर्गत एक मूल अधिकार है जिसे सामान्य परिस्थितियों में नहीं छीना जा सकता। और साथ में एक और बात यहां जोड़ सकते हैं, के एस पुट्टास्वामी जजमेंट 2017, उसमें जो प्राइवेसी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। हाल ही के उदाहरणों में प्रियंका चोपड़ा द्वारा अपने कपड़ों व शिष्टाचार को लेकर राहुल गांधी को एनसीसी की सूचना संबंधी मामलों को लेकर, मीन्स यहां देखना, प्रियंका चोपड़ा को कपड़ों को लेकर और शिष्टाचार को लेकर, और राहुल गांधी साहब को एनसीसी की सूचना संबंधी मामलों को लेकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। हुआ क्या था कि प्रियंका चोपड़ा जो थी, वो क्या है कि प्रधानमंत्री जी बाहर अपने विदेश दौरे पर गए थे, वहीं पर प्रियंका चोपड़ा भी घूमने हुए गई थी। उन्होंने ऐसे कपड़े पहन लिए जो ऐसे लोग बोल रहे थे कि ऐसे कपड़े प्रधानमंत्री के सामने पहन के नहीं जाना चाहिए था। साथ में एक एनसीसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था राहुल गांधी जी से, तो उनको एनसीसी के बारे में क्वेश्चन नहीं आया, तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं आता तो ट्रोलिंग की गई, जो कि सरासर गलत है। इससे किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत हमला किया जाता है, जिससे उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। मीन्स आर्टिकल 19(1)(a), अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एंड अभिव्यक्ति, ये याद रखना, एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमारा आर्टिकल 19 में है। साथ में अभिव्यक्ति मीन्स थॉट, सोच एंड अभिव्यक्ति, THOUGHT एंड एक्सप्रेशन, ये हमारे प्रस्तावना में भी है। तो याद रखना, इसकी स्वतंत्रता की प्रस्तावना में बात की गई है। साइबर अपराध द्वारा किसी व्यक्ति का पर्सनल डाटा जैसे मेडिकल इतिहास, उसका बैंकिंग डाटा, खरीदारी का डाटा, उसकी सैलरी, उसकी जॉब प्रोफाइल आदि को सार्वजनिक किया जाता है, या उसको इन आधारों पर ब्लैकमेल किया जाता है तथा उसे किसी प्रकार के लाभ के लिए कहा जाता है। उससे किसी प्रकार के लाभ की आप गुंजाइश कर सकते हो। यहां पर इन्होंने फिर एक सजेशन लिखा है, अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में ही लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा। दैट्स गुड। चलो मैं इसको इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा आगे के निबंध में। साइबर अपराध द्वारा पैसों का हेरफेर वर्तमान में एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की साइबर अपराधियों द्वारा क्लोनिंग की जाती है। मीन्स आपका एक कार्ड है, उसको आपका जैसा कार्ड और कोई बना लेगा, और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है। इसीलिए SBI के लगभग 8 लाख ग्राहकों का क्या कर लिया गया था, क्लोनिंग कर लिया गया था। यहां लिखा हुआ भी है
तथा फिर उससे पैसों की निकासी की जाती है। यह मामला भारत में एसबीआई बैंक के ग्राहकों को लेकर सुर्खियों में रहा था, जिससे कई लाख लोगों के बैंक जानकारी को साइबर अपराधों द्वारा चुरा लिया गया तथा वह उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। साइबर अपराध की भयावह रूप को हम किसी सेवा जैसे रेलवे, वायुयान में इस्तेमाल के रूप में देख सकते हैं। यदि साइबर अपराधी थोड़े समय के लिए भी किसी ऐसी सेवा से संबंधित वेबसाइट को हैक कर दे तो इससे भारी तबाही मचाई जा सकती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखना, साइबर टेररिज्म ये भी पॉसिबल आने वाले टाइम में, साइबर टेररिज्म, तो ये याद रखना। साइबर अपराध की हैकिंग प्रणाली बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसमें किसी भी कंपनी की वेबसाइट को हैक कर उसका डाटा चुराया जा सकता है, जो कि उस कंपनी की सुरक्षा के लिए खतरा होती है। कैम्ब्रिज एनालिटिका, उस टाइम ये मुद्दा ज्वलंत था, करंट में चल रहा, द्वारा फेसबुक तथा व्हाट्सएप से कई करोड़ लोगों के व्यक्तिगत डाटा को चुराया गया, जिसके बाद व्हाट्सएप एंड फेसबुक ने अपने सुरक्षा संबंधी मापदंडों को नए सिरे से लागू करना प्रारंभ किया है। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम हमेशा याद रखना। साइबर अपराध में कोई व्यक्ति सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर सांप्रदायिक हिंसा को फैला सकता है। जैसा कि भारत के कुछ शहरों में कई लोग व्हाट्सएप पर गलत मैसेज और झूठी अफवाह फैलाकर, फेक न्यूज फैलाकर आपस में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाया गया। वो बच्चा चोरी होने की झूठी अफवाहों के आधार पर आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में भीड़ द्वारा कई लोगों की जान ले ली गई, जो कि एक जघन्य अपराध है। पालघर घटना आप लिख सकते हो यहाँ पर, पालघर में भी ऐसी घटना हुई है। महाराष्ट्र में कई जगह ऐसी घटना हुई है। जो दिल्ली वाली घटना हुई थी सांप्रदायिक दंगों की, सीए को लेकर, वहां पर भी कई तरह के वीडियो सामने आए। इसलिए नेट आजकल बंद कर दिया जाता है। इन्होंने एक सजेशन दिया है कि यहाँ जो पास में गैप छोड़ देते हो, गैप आप कभी ना छोड़े। क्या करना है, जैसे हमको ये कॉपी रहती है हमेशा यूपीएससी की, कॉपी में ऐसे 2 लाइन बनी हुई रहती है, इस लाइन के बीच में हमको लिखना रहता है और यहाँ पर मार्क्स देने के लिए या कोई सजेशन देने के लिए छोड़ा हुआ रहता है। यूपीएससी की सेम ऐसे ही कॉपी रहती है, A4 साइज का पेपर, उसके बीच में ये इतना गैप रहता है, उसके बीच में हमको लगातार लिखना है। यहाँ पर हमको जगह नहीं छोड़ना, ऑलरेडी यहाँ जगह छोड़ी हुई है। अब देखते हैं, साइबर और लाइन के बाहर ना लिखे। इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे मैंने 2 जगह लाइन के बाहर लिखा तो लाइन के बाहर भी ना लिखें। साइबर अपराध द्वारा किसी देश के लोगों के डाटा को हैक कर तथा उस देश के चुनावी एजेंडा को सेट करके, मीन्स यहाँ का सेट करके, चुनावी एजेंडा को सेट करके वहां के लोकतंत्र को खतरे में डाला जा सकता है। ऐसे अपराध देशों के बीच तनाव का कारण बन सकता है, जो कि विश्व शांति के लिए खतरा हो सकता है। इस संदर्भ में अमेरिका द्वारा रूस पर आरोप लगाया गया कि उसने वहां के चुनाव को साइबर अपराधों और हैकिंग के द्वारा प्रभावित किया। करंट का मुद्दा था, इसलिए जोड़ना बहुत जरूरी है। तो आपको ये देखो कितना सा उसने बोला कि साइबर अपराध क्या मानव सभ्यता के लिए मीन्स खराब है या सही है। तो आपको देखो करंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जनरल नॉलेज भी सिंपल होना चाहिए, करंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब आगे और देखते हैं हम। साइबर अपराध का सबसे खतरनाक खतरा आतंकवादी घटनाओं से है। आतंकवादी साइबर घटना योजनाओं के द्वारा अधिक खतरनाक हमला कर सकता है। अब ये फ्यूचर बता रहा है। आतंकवादी जैसे IS, इस्लामिक स्टेट द्वारा फेसबुक को अपने प्रोपेगेंडा को प्रचारित करने में भरपूर उपयोग किया गया और फेसबुक के द्वारा कई देशों के गुमराह युवाओं को उसके द्वारा आकर्षित किया गया। वह अपने गुटों में भर्ती कर उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण दिया गया। यहां पर होता क्या, कैसे भर्ती होती है आप देखना। यहां पर क्या होता है, फेसबुक पर एक ग्रुप बना लिया जाता है। फेसबुक पर ग्रुप बनाने के बाद एक पोस्ट की जाती है कि कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कुछ भी ऐसा लिखेंगे, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हमें एक अलग धर्म बनाना चाहिए या फिर हमें एक अलग से देश बनाना चाहिए जिसमें केवल और केवल पर्टिकुलर एक ही धर्म के लोग रहें। तो उसमें क्या करेंगे, अगर उस ग्रुप में 10,000 लोग हैं तो 2 लोग उसमें मीन्स 10,000 लोग हैं तो उसमें से 1,000 लोग इसको लाइक करेंगे। अगेन एक दूसरी पोस्ट करेंगे कि इस देश में केवल उस धर्म से संबंधित लोग ही चलेंगे, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं रहेगा। अगेन कम से कम 1,000 में से लगभग 800 लोग उसको लाइक करेंगे। ऐसे करते करते लास्ट एंड फाइनल एक स्टेट ऐसी आएगी कि हम इस काम के लिए जान भी दे सकते हैं। उसमें अगर मान लो 100 लोगों ने लाइक किया तो उन 100 लोगों के साथ फिर धीरे धीरे कॉन्टेक्ट किया जाता है, क्योंकि उनको ऐसे ही लोग चाहिए। तो ये पूरा एजेंडा चलता है। फेसबुक के द्वारा कई देशों के गुमराहों को आकर्षित किया गया और अपने गुटों में भर्ती किया गया, उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण दिया गया।
साइबर अपराध के संदर्भ में हम देशों द्वारा तैयार की जा रही साइबर सेना, अब यहां देखना साइबर सेना जो किस किस ने स्टार्ट कर दी है, अमेरिका, चाइना, इन सभी ने अपनी साइबर सेना बना ली है के रूप में भी देख सकते हैं। यह सेना कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स पर आधारित होगी, जो कि डिजिटलाइजेशन का उन्नत रूप है। इसके द्वारा कभी खत्म न होने वाले मानवता विरोधी युद्धों को बढ़ावा दिया जा सकता है। कभी खत्म ना होने वाली मानवता विरोधी युद्धों को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, चार चांद लगा देती है ऐसी लाइनें युद्ध मीन्स आपके किसमें, निबंध में। कभी खत्म ना होने वाला युद्ध। इसी परिप्रेक्ष्य में साइबर स्पेस के युद्ध को भी देखा जा सकता है। साइबर स्पेस मीन्स जो साइबर स्पेस है, जो स्पेस है वहां पर युद्ध, जो कि वर्तमान डिजिटल आधारित संसार की अवधारणा के सामने एक गंभीर चुनौती पेश कर रहा है। मीन्स साइबर स्पेस में क्या होता है, साइबर वार में जितना भी आपका साइबर में जो जितने स्पेस में जो आपके अंतरिक्ष में जो भी सैटेलाइट्स हैं, उन सैटेलाइट्स को हम क्या कर सकते हैं, मिसाइल से नष्ट कर सकते हैं। वर्तमान में अमेरिका, चीन, रूस ने अपनी साइबर सेना और साइबर स्पेस सेना को विकसित करने में लगा है, तो शस्त्रीकरण को बढ़ावा देकर विश्व शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, साइबर अपराध को देखते हुए सभी देशों ने इसके लिए एकजुट होना प्रारंभ कर दिया। अब लोग देश क्या कर रहे हैं, पहले हमने प्रॉब्लम सुनाई, भारत द्वारा इसके गंभीर खतरों जैसे आतंकवाद, अलगाववाद, संप्रदायवाद, उग्रवाद को देखते हुए एक साइबर नीति पर काम करना प्रारंभ कर दिया गया, मीन्स साइबर पॉलिसी। भारत द्वारा कई देशों जैसे इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान आदि से साइबर अपराध की रोकथाम के लिए द्विपक्षीय संधियां की गई है। दैट्स वेरी गुड। भारत में साइबर अपराध को रोकने के लिए भारत विभिन्न कंपनियों के सर्वर को भारत में स्थापित करने पर जोर दे रही है कि भैया आप अपने सर्वर को यहीं पर स्थापित करो, क्योंकि हमारा डाटा जब विदेश में जाता है तो हो सकता है कि लोगों का डाटा चुरा लिया जाए, इसलिए उसके सर्वर क्या, हाँ इंडिया में ही मेरे जो डाटा है लोगों के। जनरली क्या होता है, अगर ये फेसबुक है, अमेरिका में उसका क्या है हेडक्वार्टर, आप जब भी मैसेज करते हो फेसबुक में तो पहले वो अमेरिका में जाता है, प्रोसेस होकर वापस इंडिया के व्यक्ति के पास आता है, और ये विद इन माइक्रो सेकेंड्स में होता है। तो ये ऐसा होता है, इंडिया क्या चाहता है कि ये जो मेरे लोग हैं फेसबुक या व्हाट्सएप चलाने वाले, इनका डाटा कहाँ पर प्रोसेस हो, एक ऐसा सर्वर जो हिंदुस्तान में ही स्थापित हो वहां पर होना चाहिए, जोर दे रही है। देश के लोगों के साइबर अपराध से बचाने के लिए संवेदनशील डाटा को देश में ही संग्रहित करने और भारत सरकार की एक पहल सार्थक कदम है। सरकार द्वारा डाटा लोकलाइजेशन पर एक नीति बनाने पर जोर दिया जा रहा है। डाटा लोकलाइजेशन मीन्स देश का डाटा देश में ही प्रोसेस किया जाए और इकट्ठा किया जाए। साइबर अपराध के तहत होने वाले झूठे बैंकिंग फोन कॉल्स को लेकर देश में लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। अब यहां पर सुझाव आ रहे हैं ताकि ग्राहक किसी झूठे अपराधियों के साझे में ना आए। विभिन्न साइबर वायरस के लिए प्रभावी कार्य करने वाले एंटीवायरस के रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा डाटा को लेकर भारत सरकार द्वारा डाटा को लेकर संवेदनशील सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी जजमेंट, के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट, जिसमें कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, पुट्टास्वामी निर्णय की बात हुई, जिसमें मीन्स यहां क्या कहना चाह रहा है कि भारत सरकार द्वारा डाटा को लेकर संवेदनशील, भारत सरकार संवेदनशील कब हुई, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट दिया जब पुट्टास्वामी, उसके बाद, जिसमें किसी व्यक्ति की प्राइवेसी को एक मूल अधिकार घोषित किया गया। इसी के फलस्वरूप सरकार द्वारा बी.एन. श्रीकृष्णा समिति का गठन किया गया, जो कि डाटा से संबंधित विभिन्न नियमों को बनाने की ओर अग्रसर है, और बी.एन. श्रीकृष्णा साहब ने अपनी रिपोर्ट दे भी दी। इन बंदों को भी ध्यान को पर भी जिक्र करें, मीन्स इन्होंने जो बोला है, सन 2000 में आईटी एक्ट बनाया गया, तो इन्होंने ये कहना चाह रहे हैं कि आईटी एक्ट जो 2000 बनाए में गया था उसके बिंदुओं को भी आप यहां पर समझाओ थोड़ा सा, तो ठीक है, इनका सजेशन है। भारत में साइबर क्राइम को रोकने के लिए तुरंत एक डाटा संरक्षण विधेयक की जरूरत है, जिसमें इसका उल्लंघन करने वाली संस्थाओं को दंड दिया जा सके और लोगों के संवेदनशील डाटा के संरक्षण के लिए उन्हें अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके। मीन्स
ऐसा बीएन श्री कृष्णा कमेटी जो थी उसमें भी कहा गया है कि अगर किसी के पर्सनल डाटा के साथ आप छेड़छाड़ी करते हो किसी संस्था के द्वारा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब आगे देखते हैं, सरकार को डाटा संरक्षण विधेयक के नियमों के साथ ही धारा 66A की वैधानिकता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें किसी लोगों की डिजिटल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश ना लगे। इसमें क्या कहा गया धारा 66A में कि अगर कोई पोस्ट ऐसी कर देता है, अगर कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो उसे, अगर वो सांप्रदायिक भावना खराब होती है या फिर कोई किसी को प्रॉब्लम आती है तो आपको जेल हो सकती है। लेकिन इससे क्या होता है, पुलिस कई बार अननेसेसरी लोगों को प्रॉब्लम में डालती है। विश्व के साइबर अपराध की भयावहता को देखते हुए सभी देशों को मिलकर एक समग्र नीति बनानी चाहिए। इसमें जब कोई देश अब सॉल्यूशन बता रहे हैं, धीरे धीरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो इंडिया के सॉल्यूशन भी, और यहाँ पर्टिकुलर इंडिया का नाम नहीं लिया, इसलिए पूरे वर्ल्ड को भी यहाँ इंक्लूड करना जरूरी है। यदि किसी एक देश के प्रति साइबर अपराधों से संलिप्त पाया जाए तो उस पर संयुक्त राष्ट्र के तहत कठोर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। कोई अन्य देश अगर ऐसा करता है तो देशों के मध्य बढ़ने वाले तनावों को आपसी बातचीत व संपर्क से हल करने की कोशिश की जानी चाहिए तथा विभिन्न वैश्विक फॉर्म, जितने भी ग्लोबल फॉर्म बने हुए हैं जैसे G20, सार्क, बिम्स्टेक, SCO, BBIN, UNO आदि का उपयोग विभिन्न वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में उपयोग किया जाना चाहिए। अब आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा माय डियर फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर शुरू में डाला कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम। उसके बाद हमने देखा था कि करंट के जो कैम्ब्रिज एनालिटिका वो हमने डाल दिया, पॉलिटिका हमने एक डाल दिया, आर्टिकल 19 बने तो पॉलिटी भी यहाँ गई। यहाँ पर हम IR वाला पार्ट ला रहे हैं, तो ये सभी हमको करना है। उसके बाद साइंस टेक का हम रोबोटिक्स लेके आ रहे थे। तो धीरे धीरे हर सब्जेक्ट को एक ही में हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर, और यही हमारी सोच होनी चाहिए यूपीएससी में निबंध लिखते समय कि हम कैसे हमारे नॉलेज को सामने टीचर को बता सके और कैसे एक छोटे से सिंपल से टॉपिक से हम पूरी एक ग्लोबल लेवल को बांट सकें, उसको ग्लोबल लेवल को हम ज्वाइन कर सकें। का उपयोग विभिन्न वैश्विक मुद्दों को सुलझाने के उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि अधिक उन्नत और भयानक साइबर सेना और साइबर स्पेस सेना के गठन को हतोत्साहित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा विभिन्न देशों पर इस ओर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है, जिससे मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता सिद्ध हो सके। विभिन्न सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा कमाए जाने वाले लाभांश का एक निश्चित भाग डाटा संरक्षण के लिए खर्च किया जाना चाहिए। मीन्स यहाँ पर बता रहा है कि डाटा संरक्षण के लिए भी हमें क्या किया जाना चाहिए, पैसा खर्च किया जाना चाहिए। कंपनी ऐसे नहीं कि अपना पैसे को केवल प्रॉफिट में कमा रही हो। यदि कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करे तो उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए तथा संबंधित पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा कई बार यूरोपियन देशों में हुआ है। अब धीरे धीरे हम सुझाव बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर गलत और झूठी अफवाह फैलाने वालों का ओरिजिन का तुरंत पता लगाया जा सके तथा यदि सूचनाओं के आपत्तिजनक शब्द हैं तो उनमें फिल्टर को पहचान कर रोका जाना चाहिए। जैसे काफ़ी बार रिपोर्टिंग वाली बातें रहती है यूट्यूब पर। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में लोगों के डाटा संरक्षण से संबंधित डाटा संबंधित नियम बने, जिनमें आधार नियमों के तहत अब व्यक्ति अपने डाटा से संबंधित अपराधों के लिए FIR दर्ज करा सकता है। मीन्स अब अगर आपके डाटा से संबंधित नियमों में, आधार नियमों के तहत अब व्यक्ति अपने डाटा से संबंधित अगर कोई अपराध हुआ है तो आप FIR जाके दर्ज करा सकते हो। वहीं वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल वास्तविक आधार की जगह कर सकते हैं। मीन्स अब क्या, पहले क्या होता था, आप आधार कार्ड लेकर जाते थे तो उसमें क्या होता था, आपके आधार कार्ड की कोई कॉपी कर सकता है। लेकिन अब क्या होगा, आधार कार्ड आप सही में नहीं लेकर जाकर क्या करोगे, आपके पास एक आईडी रहेगी, वर्चुअल आईडी मीन्स ऑनलाइन आईडी रहेगी, उसका आप डायरेक्टली उपयोग कर लोगे। केवल आप नंबर दे दोगे, उससे वो कॉपी निकल कर आ जाएगी। तो आधार की कॉपी अब सिंपली क्या होगी, ऑनलाइन उपलब्ध होगी। उसी प्रकार अब कई कंपनियों द्वारा खरीदारी के समय वास्तविक डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक विशेष आईडी और नंबर को महत्ता दी जा रही है, जिससे बैंकिंग आधारित साइबर अपराधों को कम किया जा सकता है। तो ये हम सॉल्यूशन भी बता रहे हैं साथ साथ में। व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा होने वाले झूठे अफवाहों पर आधारित अफवाहों को रोकने के लिए अब उस मैसेज को अधिक लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इसमें अब 5 लोगों
के समूह को निश्चितता प्रदान की गई है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम हम एक साथ 5 लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। अदरवाइज पहले क्या होता था, हम जितने लोगों को भेज सके एक साथ मैसेज, तो क्या होगा 5-5 लोगों को जब भेजते हैं तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मिस टाइम पीरियड बढ़ जाता है भेजने का। वर्तमान में साइबर हमलों साथ ही डिजिटलाइजेशन की महत्ता को देखते हुए भारत को साइबर एक्सपर्ट की भविष्य में आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसे उच्च शिक्षा में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है। तथा तथा देश में उसके लिए एक समर्पित यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाना एक सार्थक कदम हो सकता है। स्टीफन हॉकिंस ने सत्य ही कहा था कि डिजिटलीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव के लिए खतरा हो सकती है यदि इनका दुरुपयोग किया जा सके। उस टाइम स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि 3 चीजें हैं जो पूरे दुनिया को खत्म कर सकती है। एक, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका गलत इस्तेमाल। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के कारण खत्म हो सकती है दुनिया। और तीसरा, हम जो अन्य ग्रहों पर खोज करते रहते हैं जैसे उड़न तस्करी जो है उनके कारण भी हमारी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। विश्व के, अब देखो, निबंध की रूपरेखा अच्छी है, विषय वस्तु के स्तर पर किया गया प्रयास अच्छा है और भाषा ठीक है। प्रस्तुतिकरण के स्तर पर सुधार किया जा सकता है। इन्होंने कहा प्रस्तुतिकरण और सुधार सकते हैं। मॉडल उत्तर को आधार बनाया जा सकता है, उद्धरणों का भी उपयोग कर सकता है। ये हमारी कमी रह गई। हम देखेंगे क्या उद्धरण क्या होते हैं। निष्कर्ष को और व्यवस्थित लिखने की जरूरत है। ओके, अब यहां देखते हैं विश्व के सभी देशों को वसुधैव सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अनुसरण करते हुए इस ओर सार्थक और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है तथा विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान संभव है। ऐसे यहां पर एक लाइन जो मैंने लिखा है लास्ट में, उद्धरण क्या, मैंने विश्व के साथ भारत का डिजिटलीकरण होते देखा है, ई शिक्षा ई स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलते देखा है। अब जरूरत है इसके सही उपयोग की ताकि सारा विश्व समृद्ध और खुशहाल हो सके। मैंने बनाकर लिखा है लेकिन ऐसे हम लिख सकते हैं। इन्होंने मुझे दिया 59 मार्क्स, अगर यहीं पर 10 मार्क्स और जुड़ जाए या 15 मार्क्स और जुड़ जाए तो हमारे मार्क्स हो जाएंगे 75 या 70, और ये बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं यूपीएससी के लिए। यहां पर जो हमारी कमियां क्या कह रही उनको हम यहां पर एनलिस्ट करते हैं और कैसे यहां पर हमारे लिए अच्छे मार्क्स आ सकते थे। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट हमको यहां क्या करना चाहिए था, जैसे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी उद्धरण से स्टार्ट करें, किसी उद्धरण से हम स्टार्ट करें। कोई कविता लिख दी या कोई थोड़ी सी हम 2-3 लाइन लिख दिए वो लिख सकते हैं। साथ ही में अगर हो सके कि किसी को कोटेशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोटेशन में लिख सकते हैं कि डिजिटलीकरण एक इस भावना के साथ स्टार्ट किया गया था लेकिन वर्तमान में इस भावना के साथ ये पूरे वर्ल्ड का अंत भी कर सकता है। ऐसा किसी ने कुछ बोला हो बड़े व्यक्ति ने तो उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंस ने क्या कहा इसके बारे में, डिजिटलीकरण के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा, प्रेजेंट में कोई महान वैज्ञानिक है उसने इसके बारे में क्या कहा, किसी पर्टिकुलर संस्था ने क्या कहा, यूएन ने इसके बारे में क्या कहा, तो ऐसी कोई संस्था उसका भी यहां पर नाम ले सकते हैं। तो याद रखना कोई भी ऐसा महात्मा हो बढ़िया जिसने इसके बारे में कहा हो, जैसे माने महात्मा गांधी कहा तो महात्मा गांधी जी उस काल में नहीं थे डिजिटलीकरण, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि मैंने मेरे जस्ट मुंह से निकल गया, मैंने बोला, लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि हम नाम ऐसा लिखें कभी भी एग्जामिनर को लगे कि हाँ सही है। ऐसा नहीं लिखे कि उस समय डिजिटलीकरण नहीं था उसके बावजूद हम ऐसे नामों को लिखे, तो ये थोड़ी सी हमको सावधानी रखनी है। उसके बाद हम क्या कर सकते थे, बीच बीच में हम क्या कर सकते थे, 1-2 लाइन जैसे मैंने लास्ट में लिखी थी वैसे लाइन के बीच में कोटेशन लिख सकते थे। किसी व्यक्ति के द्वारा क्या बोला गया उसको हम यहाँ पर लिख सकते थे, तो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाता। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पर 2-3 फंडामेंटल राइट्स और लिख देने चाहिए थे। साथ में मिस यहाँ इकोनॉमी जो थी फंडामेंटल राइट्स मीन्स पॉलिटी उसको हम और लिख सकते थे। 1-2 केस और लिख सकते थे, जैसे केएस पुट्टा स्वामी जजमेंट क्या था उसके बारे में अच्छे से हम क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन करते। उसके बाद जो साइबर स्पेस है मीन्स साइबर जो प्रॉब्लम है ये साइबर टेक्नोलॉजी को लेकर, उसमें उसका इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हम अगर बता देते 2-4 लाइन में तो, और 1-2 रिपोर्ट साथ में। यहां पर किसी इंडेक्स के द्वारा कोई इंडेक्स कोई रिपोर्ट कोई आयोग, इन सभी की रिपोर्ट्स आयोग के कुछ पॉइंट्स या किसी ने कोई रिकमेंडेशन दिए क्या, जैसे बीएस जो श्री कृष्णा रिपोर्ट है उसके द्वारा क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी, 2-4 रिकमेंडेशंस अच्छे से लिख देते लास्ट में
कंक्लूजन में। तो ये सभी चीज़ें हैं जिससे हमारा निबंध क्या बन सकता था, बेहतर बन सकता था। और लास्ट में जैसे मैं ऐसे लाइन लिखी है बीच बीच में बनाकर, वैसे ही आप लाइन 3-4 बार, एक बार फर्स्ट बार निबंध में, एक जब इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा हम कब कर सकते थे, जो बॉडी में हम बॉडी स्टार्ट करते समय, बॉडी को समाप्त करते समय, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में तो ऐसे जब 2-2 3-3 लाइन और बीच में लिखा आ जाती है ऐसी बढ़िया, तो वहाँ पर एक एक 1.5 मार्क्स उनके कारण बढ़ जाते हैं। कोटेशंस लिखते थे 3-4% का बढ़िया से, तो और अच्छे मार्क्स बन सकते थे। तो इन चीज़ों को आप इंक्लूड कर माय डियर फ्रेंड्स, आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। आप इसकी जो कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी, डायरेक्टली पीडीएफ फॉर्म में आप जाकर सर्च कर सकते हो स्टडी विथ पीएन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपसे ये नहीं करा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही करो, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, आप जस्ट यहाँ पर जा सकते हो। आपको पीडीएफ लेना है तो इसी डेट की आज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप किसी टाइप से अब मैं तो खुद ही मानता हूँ कि फ्रीडम इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के लिए। आप फ्री हो, जैसे आपको इसको यूटिलाइज करना है आप अपने अनुसार यूटिलाइज करो और बेहतर बनाओ अपने आप को, और यूपीएससी के लिए आप सेलेक्ट हो जल्दी से, और मानवता के लिए अच्छे से काम करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी थिंकिंग के साथ, इसी सोच के साथ, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज एसे एनालिसिस फॉर 2016 मेंस फॉर यूपीएससी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन थैंक यू वेरी मच।